हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल गाइड संदीप। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जो आपका इंटर रेलवे ट्रांसफ़र होता है, ये इंटर रेलवे डिविजनल ट्रांसफ़र है, वो किस तरह से होता है, क्या क्या प्रोसेस है। जैसे कि हम पहले वीडियो में आपको फॉर्म फिलअप करके बताएं कि आपको फॉर्म फिलअप करके कहाँ पे जमा करना है, और आपको ये नहीं बताया उसके बाद जमा करने के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस है, आपका फॉर्म कहाँ कहाँ से फॉरवर्ड होके कहाँ जाता है, और फिर कहाँ से सारा प्रोसेस होके आपका ट्रांसफर होता है या ट्रांसफर कहाँ पे आपका अटक जाता है। तो बातें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और बिल्कुल ध्यान दे के देखें कि आपका कहाँ पे फॉर्म अटक जाता है या आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर या इंटर रेलवे डिविजनल ट्रांसफर ये नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बने रहिए, तो हम आपको लेके चलते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये पता कर लें कि आप जिस भी जोन के डिवीज़न में, जिस भी इंटर रेलवे जोन के जिस भी डिवीज़न में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आप ये पता कर लें कि वो जोन के डिवीज़न जहाँ पे आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, कहीं से साउथ से या कहीं मुंबई से आप बिहार जाना चाहते हैं या दानापुर जाना चाहते हैं या मुगलसराय जाना चाहते हैं या फिर मालदा डिवीज़न जाना चाहते हैं, तो ये आप पता कर लें कि आपको जहाँ पे ट्रांसफ़र चाहिए वो एनओसी जो आपको आपका डिवीज़न भेजता है वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, यानी कि आपका हस्तांतरण फॉर्म वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। यदि एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप उस डिवीज़न में नहीं डालें। कहीं कहीं क्या होता है कि वो बाहर के किसी भी कर्मचारी को एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब आपका एनओसी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं बनता है आपको वहाँ उस डिवीज़न डालना, तो आप अदर डिवीज़न डालें। ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें और आप पहले पता कर लें। यदि आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे जाके पता कर लें डिविजनल ऑफिस में कि हम इस तरह का फॉर्म डालने वाले हैं। तो वहाँ से यदि एनओसी आएगा तो क्या ये यहाँ पे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। कुछ कंडीशन में जैसे कि हम बता रहे हैं कि जैसे दानापुर होता है, तो दानापुर बहुत सारा डिपार्टमेंट को जो है कि एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक्सेप्ट नहीं करता है तो बहुत सारा तो क्या करते हैं, कोई हाजीपुर कोई मुगलसराय कहीं भी डाल देते हैं। तो आप ये जरूर पता कर लें आप जिस डिवीज़न में ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिस इंटर रेलवे जोन के डिवीज़न में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो डिवीज़न एनओसी को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। यदि नहीं करता है तो आप अगल बगल के किसी भी डिवीज़न में डालें, किसी भी जोन के डिवीज़न में डालें तो वो ठीक रहेगा। वहाँ पे डालने से कोई मतलब नहीं है, आपका एनओसी लौट के आपके डिवीज़न में आ जाएगा, और एनओसी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आपका ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो पहले ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी काम होता था वो अपने जोन से होता था, अपने जीएम ऑफिस से होता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी काम होता है वो अपने डिविजनल ऑफिस से होता है, अपने मंडल के ऑफिस से होता है, और आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपके डिवीज़न से होगा। और पहले ये काम अपने जोन से होता था, जहाँ पे जीएम रहता था, जीएम ऑफिस से होता था ट्रांसफ़र से रिलेटेड काम। और ट्रांसफ़र आप इंटर रेलवे या इंटर डिवीज़न जहाँ आते हैं, जो आपका काम होगा वो आपके डिवीज़न से होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आप फॉर्म को फिलअप करके, जब आप ट्रांसफ़र फॉर्म को फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करके सबसे पहले आप अपने ऑफिस में जमा करें, ओएस के पास जमा करें, जो आपका बाबू है। चाहे आप ग्रुप डी का कैंडिडेट हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो या लोको पायलट हो, जो भी हो, तो आपका जो ऑफिस पड़ता है जहां आपका सारा काम होता है, तो आप अपने ऑफिस में इंटर रेलवे डिविजनल ट्रांसफ़र या इंटर रेलवे जोनल ट्रांसफ़र जो फॉर्म फिलअप किए हैं उस फॉर्म को आप जाके आप अपने ऑफिस में जमा करें। अब ऑफिस में जमा करने के बाद वहाँ पे आपका सारा फॉर्म को चेक किया जाएगा। फॉर्म चेक होने के बाद आपका फॉर्म आपके एडीएन ऑफिस में, जैसे ग्रुप डी कैंडिडेट का सारा एसएससी ऑफिस से जाके एडीएन ऑफिस में जाता है, और एडीएन ऑफिस में सारा जांच होकर वहां से फिर फॉरवर्डिंग किया जाता है। याद रखें कि आप जब फॉर्म एसएससी ऑफिस से फॉरवर्ड होगा एडीएन ऑफिस, तो वहाँ पे एक लेटर नंबर आता है, और एडीएन से आपका फॉर्म जब सारा चेक होके जब कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फॉरवर्ड होके चले जाएगा डीआरएम ऑफिस, डिविजनल ऑफिस चला जाएगा। और डिविजनल ऑफिस जब वहाँ पे जाएगा तो आपका एडीएन ऑफिस से एक लेटर नंबर आता है, तो उस लेटर नंबर को पता कर लें। तो उस लेटर नंबर से क्या होगा कि आप जब डिविजनल ऑफिस पता करने के लिए जब भी जाएंगे कि मेरा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा, मेरा फॉर्म कहाँ है, मेरा जो ट्रांसफ़र फॉर्म है वो कहाँ है, तो उस लेटर नंबर को जब आप बताएंगे तो उस लेटर नंबर को बताने के बाद आपका तुरंत वहाँ पे फॉर्म खोज दिया जाएगा और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा ये फॉर्म नंबर है
और लेटर नंबर है और ये मेरा लेटर नंबर, यहाँ तक मेरा फॉर्म फंसा हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बता दें कि जो आपका डिविजनल ऑफिस होता है वहाँ पे एक कार्मिक ऑफिस होता है और कार्मिक ऑफिस में सब काम के लिए अलग अलग काउंटर रहता है। जैसे कि आपका ट्रांसफर से रिलेटेड कोई काम है तो और आपका डिपार्टमेंट अलग है तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वहाँ पे काउंटर बना हुआ रहता है और उस काउंटर पे आपका सभी प्रकार का काम किया जाता है कि आपका जैसे ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी वर्क है, कोई भी फॉर्म है तो आपका वहाँ पे आपका काउंटर पे काम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आपका लेटर डिवीजन के कार्मिक ऑफिस में चला जाएगा, कार्मिक ऑफिस में जाने के बाद जितने भी ट्रांसफर से रिलेटेड काम है वहाँ पे एपीओ और डीपीओ का रहता है और एपीओ डीपीओ ही ट्रांसफर से रिलेटेड सभी काम करते हैं और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका लेटर है उस लेटर को एक्सेप्ट करके आपका एनओसी भेजा जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो सभी काम एपीओ डीपीओ के ऊपर आता है और ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो एपीओ डीपीओ के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्मिक ऑफिस ही सारा काम वहाँ पे करता है। तो एनओसी कहाँ भेजेगा, तो एनओसी जो है एपीओ डीपीओ जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके लिए आपको एनओसी भेजेगा और इस चीज को आपको पता करना पड़ेगा कि एनओसी मेरा जो जिस रेलवे जोन के डिवीजन में हमने लगाया है और उस डिवीजन रेलवे जोन में एनओसी यहाँ से आपके डिविजनल ऑफिस से भेजा जाएगा और ये बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ा प्रोसेस है कि आपका डिवीजन ऑफिस से एनओसी आपका कब भेजा जा रहा है इंटर रेलवे डिविजनल ऑफिस। जब आपके डिवीजन से एनओसी के लिए वहाँ पे भेजा जाएगा, आपका इंटर रेलवे डिवीजन जहाँ पे आपने ट्रांसफर लगाया है वहाँ पे एनओसी जब भेजा जाएगा तो एनओसी भेजने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आपका एनओसी भेजा जाए वहाँ पे एक लेटर नंबर आता है जो कि लेटर नंबर आपको पता करना पड़ेगा। यदि आपको लेटर नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही लेटर नंबर मिलेगा आप उस लेटर नंबर को लेके आप अपने में आप ट्रांसफर लगाए हैं वहाँ पे जाके आप पता करें, वहाँ के कार्मिक ऑफिस में पता करें कि इतना नंबर लेटर का एनओसी यहाँ पे आया है या नहीं आया है। तो जाने में कुछ समय लगता है। यहाँ से स्पीड पोस्ट करने के बाद आप पहले पता कर लें कि यहाँ से स्पीड पोस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर स्पीड पोस्ट किया गया तो आप वहाँ पे जाके पता करें। वहाँ पे पता करने के बाद क्या होगा कि वहाँ जब पता करेंगे तो वहाँ पे एनओसी के लिए आपको लेटर नंबर से बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हाँ ये लेटर नंबर का एनओसी यहाँ पे भेजा गया है। तो वहाँ पे जब डीआरएम ऑफिस आपका पहुँच जाएगा तो वहाँ पे आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वैकेंसी खाली है या नहीं है, उनको लड़के की ज़रूरत है या नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, चाहे ग्रुप डी से हैं या लोको पायलट से हैं या ड्राइवर हैं या गुड्स गार्ड हैं, जो भी हैं उनको डिपेंड करता है कि उनको वहाँ पे वैकेंसी की ज़रूरत है या नहीं है। या आप जो ट्रांसफ़र जाना चाहते हैं तो आप यदि आप उनको ज़रूरत है और वो एक्सेप्ट करते हैं आपको आपके डिवीज़न से जो भेजा गया एनओसी फिर वहाँ से आपको रिटर्न एनओसी आपके डिवीजन भेजेंगे। वहाँ पे जो भी प्रोसेस है पूरी प्रोसेस करके आपका एनओसी वहाँ पे रिटर्न भेजेंगे और वहाँ से भी आप लेटर नंबर ले लें। यदि पता चलता है तो आप वहाँ पे क्या ऑफिस से लेटर नंबर ले लें जो वहाँ से आपको ट्रांसफर करके रिटर्न एनओसी भेजेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप वहाँ पे डिस्पैच लेटर नंबर ले लेंगे तो डिस्पैच लेटर नंबर लेने से क्या होगा कि जब आप अपने डिविजनल ऑफिस में एनओसी जो आपका डिस्पैच एनओसी किया गया है उस एनओसी के में पता करेंगे तो लेटर नंबर से बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा और लेटर नंबर दिखाने से आपको बहुत जल्दी ढूंढ के बता देगा कि हाँ आपका एनओसी वहाँ से रिटर्न आ गया है। वहाँ पे लेटर आने के बाद क्या प्रोसेस है, तो वहाँ पे जब लेटर आएगा आपके डिवीजन ऑफिस में जब लेटर आएगा तो वहाँ पे आने के बाद जो फॉर्म है एनओसी आने के बाद वहाँ पे 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है और 6 मंथ के अंदर यदि आपको आपका डिवीजन वहाँ से अगर छोड़ दिया, आपको ट्रांसफ़र के लिए छोड़ दिया तो ठीक है। अगर 6 महीने के अंदर नहीं छोड़ता है तो आपका वो ट्रांसफ़र का जो एनओसी है वो रद्द हो जाता है, ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है, जिसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। तो आप याद रखें, ट्रांसफ़र फॉर्म को जमा करते हैं आप ऑफिस में, वहाँ से फॉरवर्डिंग होगा आपका एडीएन ऑफिस और यदि आप ड्राइवर हैं तो आपका हो सकता है डायरेक्ट डीआरएम ऑफिस ट्रांसफ़र होगा और डीआरएम ऑफिस ट्रांसफ़र होने के बाद और यदि आप ग्रुप डी कैंडिडेट हैं तो एडीएन ऑफिस से फॉरवर्ड होने के बाद आपका जाता है वहाँ पे डिवीजन के कार्मिक ऑफिस में और कार्मिक ऑफिस में जाने के बाद वहाँ से एपीओ डीपीओ का ये सारा काम रहता है कि ट्रांसफ़र इसके लिए एनओसी भेजना। तो यदि एपीओ डीपीओ आपका ट्रांसफ़र के लिए एनओसी आपका जो ट्रांसफ़र डिवीजन है जिस जोन में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं आपका ट्रांसफ़र वहाँ पे एनओसी भेज दिया गया है और वहाँ पे एनओसी जाने के बाद यदि आपका ट्रांसफ़र जोन जिस जोन में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं और वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो रिटर्निंग एनओसी आपके डिवीजन को भेजेगा और आपके डिवीजन को अगर एनओसी भेजेगा तो वहाँ पे वैलिडिटी रहता है 6 मंथ का और 6 मंथ का वैलिडिटी रहने के बाद 6 महीने के अंदर
आपको वहाँ पे रिमूव करना होता है। यदि आपको 6 महीने के अंदर रिमूव कर दिया तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर 6 महीने के अंदर रिमूव नहीं किया तो वो ट्रांसफ़र निरस्त हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब से रिलेटेड हैं और दोनों ही जॉब करते हैं तो दोनों जॉब करते हैं तो क्या बहुत जल्द से ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अकेले भी जॉब करते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा करियर प्रॉब्लम है, आप लेटर जब लिखते हैं तो लेटर को भी हो सकता है अटैच कर दें, लेटर को भी अटैच कर दें तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। यदि हाँ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हैं तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि आप जॉब करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपका ट्रांसफ़र और थोड़ा ईजी हो जाता है। उसके लिए आपका जो है कि वेलफेयर इंस्पेक्टर वहाँ पे जाके जांच करता है। जैसे आपका वाइफ बिहार में जॉब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आप कहीं एमपी में, कहीं मुंबई में, या कहीं भी साउथ में कहीं भी अगर यदि आप जॉब करते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। वही होता है कि आपका वाइफ जहाँ पे जॉब करती है वहाँ का सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट आपके डिविजनल ऑफिस में आपको खुद से जमा करना पड़ेगा। और वो डिविजनल ऑफिस में जमा करने के बाद, या आपका ऑफिस में जमा करने के बाद जब आपका लेटर डिविजनल ऑफिस जाएगा तो वहाँ से वेलफेयर इंस्पेक्टर को जांच के लिए आपके घर पे भेज सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वो खुद करेगा वेलफेयर इंस्पेक्टर, और वहाँ से आने के बाद सब फिर आपका एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके फिर का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे इजी हो जाता है कि यदि आप दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो इजी हो जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी है तो इजी होता है। बट बहुत जगह क्या होता है कि ये बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, और कोई भी ट्रांसफ़र इतनी जल्दी नहीं होता। आपको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, और उसके पीछे आपको लगे रहना पड़ेगा। और उसके पीछे इसलिए लगे रहना पड़ेगा कि आपको पता करना पड़ेगा कि मेरा जो ट्रांसफ़र लेटर का एनओसी मेरे डिवीज़न में गया है या नहीं गया है जहाँ हम ट्रांसफ़र चाहते हैं, और यदि गया है तो वहाँ से एनओसी रिटर्निंग आया है या नहीं है। और यहाँ पे एक बात और कि जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो आपका एक सीनियरिटी होता है, जो आप फॉर्म डालेंगे तो आपसे पहले बहुत सारा फॉर्म फिलअप कर चुका हुआ रहता है, तो हो सकता है आपको सीनियरिटी से भी भेजा जाए। तो फ्रेंड्स यही है पूरा प्रोसेस इंटर रेलवे इंटर डिवीजन का जो ट्रांसफ़र रूल है, और इस रूल से या आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपका ट्रांसफ़र जरूर होगा, बिल्कुल होगा। और यही रेलवे का रूल है जो कि आप एक ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इस रूल को अपना के आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और इस सभी प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कि वहाँ पे वैकेंसी खाली है, और यदि आपका एनओसी एक्सेप्ट करता है तो आपका ट्रांसफ़र जरूर होगा। और इसी प्रोसेस से आप गुजरें, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। तो आप फॉर्म को जरूर फिलअप करें, और फॉर्म फिलअप कैसे करें वो आपको हम इस चैनल में एक वीडियो डाल दिए हैं, उस वीडियो में जाके आप देख लें कि फॉर्म कैसे फिलअप करें और पूरी प्रक्रिया क्या है। ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे, तो आपको हम बता दिए। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।